हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसमें भी हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हिसाब से हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन तक का पोर्शन हमारा ओवर हो चुका था। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है किसकी? कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, एसटीडी लिख रहा हूं, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन करनी है, यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है? नॉन स्टैंडर्ड। अब हमें कैसे पता चला कि ये कंडीशन नॉन स्टैंडर्ड है? सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन क्या थी? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 केल्विन, और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 atm, कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। अब जब बात कर रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड की, तो नॉन स्टैंडर्ड कब होगा? जब ये तीनों कंडीशन क्या हो जाएंगी? नॉट इक्वल टू हो जाएंगी। सिंपल कि जब टेम्परेचर क्या नहीं रहेगा? 298 केल्विन नहीं रहेगा, प्रेशर क्या नहीं रहेगा? 1 atm नहीं रहेगा, और कंसंट्रेशन क्या नहीं रहेगी? 1 मोलर नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। हम पीछे सेल पढ़ रहे थे आराम से, और नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे कैलकुलेट करते हैं हम? नॉन्स्ट इक्वेशन से। नॉन्स्ट इक्वेशन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना चाहिए इसके ऊपर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन्स्ट इक्वेशन। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मोस्टली मिलते ही मिलते हैं। कंपटीशन में तो 100% श्योर है कि आपको इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, और बोर्ड एग्जाम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस इक्वेशन से ही हम नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना सीखते हैं। देखिए आज हम क्या करेंगे? नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव करेंगे। कैसे नॉन्स्ट इक्वेशन आया था? सिंपल सी बात है, हम क्या पढ़ रहे थे? गैल्वेनिक सेल को पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था, और गैल्वेनिक सेल में कैसी टाइप की रिएक्शन हो रही थी? हमें पता है कि गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो रही थी। कौन सी रिएक्शन हो रही थी? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? कि वो रिएक्शन अपने आप हो रही थी, यानी वहां हमें एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ रही थी, वहां रिएक्शन क्या हो रही थी? अपने आप हो रही थी। और जब ऐसा हो रहा था, इसका मतलब क्या होता है? जब भी स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो डेल्टा जी क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना, क्योंकि ये आगे जाके बहुत हेल्प करेगी नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने में। अब सिंपल सी बात करते हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। जब पूरे कॉन्सेप्ट को हमें देखना है तो इसमें क्या हो रहा है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या है? कि मेरे पास जो सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लो इसमें जो एनर्जी है ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब अपने आप हो रही है, यानी अपने आप हो रही है। इसका मतलब क्या है? कि ये खुद की एनर्जी यूज कर रहा है, बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। और जब सिस्टम खुद की एनर्जी यूज कर रहा होता है तब क्या होता है? कि वो अपने आप काम करता है, अपने आप वर्क करता है। तो हमें क्या निकालना है? वही वर्क ही निकालना है। और वर्क के लिए हम फिजिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि वर्क किसके इक्वल होता है? वर्क होता है चार्ज इनटू वोल्टेज। अब हम अपने सेल के केस में कैसे देखेंगे इसको? यानी W इज इक्वल टू Q इंटू V। सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। ये शुरुआत है हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ वर्क फंक्शन क्या है, वर्क क्या है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ चार्ज क्या है और वोल्टेज क्या है। वोल्टेज तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है ये वही है, V वोल्टेज। पोटेंशियल ही तो है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, यानी गैल्वेनिक सेल में। जो अभी तक हमने पढ़ा, हम जो सेल पढ़ रहे थे पीछे क्या था? डेनियल सेल था, है ना? डेनियल सेल था भाई, डेनियल सेल था, ठीक है। उस डेनियल सेल में हमने क्या देखा था? एनोड पे एक रिएक्शन और थी, कैथोड पे एक रिएक्शन और थी। क्या क्या रिएक्शन होती? देखो जिंक क्या हो रहा था? जिंक 2+ आयन की फॉर्म में जा रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? कॉपर 2+, इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। यानी एक जगह तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरी जगह क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, मतलब तो आप अब तक तो आपको ये पूरा जुबानी याद हो जाना चाहिए था, ठीक है। अब देखो मेन बात क्या है कि जब ये सेल वर्क कर रहा होता है तो एक सर्किट कंप्लीट हो रहा होता है। सर्किट कंप्लीट होते ही क्या होता है? वहां पे जो इलेक्ट्रॉन और जो चार्ज है उसका सेपरेशन होता है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड्स पे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे चार्ज का सेपरेशन होता है तभी तो रेस्पेक्टिव पोटेंशियल जनरेट होते हैं ना। कि एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैथोड पे रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ओवरऑल पोटेंशियल को हम ई सेल से भी या ईएमएफ से भी माप सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं।
तो वोल्टेज का मतलब तो हमें पता चल गया, सिंपल सी बात है। वोल्टेज यहाँ पे क्या होगा, ई ऑफ सेल होगा, यानी टोटल ईएमएफ कितना होगा, वही तो है। वोल्टेज को हम क्या लिख सकते हैं, ई सेल लिख सकते हैं, सिंपल है। और चार्ज क्या है, क्यू की जब बात करेंगे, चार्ज क्या है, मैंने पहले बताया था, शुरुआत में क्या बताया था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 96500 कोलम, यानी 96,500 कोलम चार्ज होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये चीज पहले बता चुका हूं, अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं रिएक्शन में, तो चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू में 96500 कोलम। इसका मतलब अगर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं सर्किट में, फ्लोइंग इन सर्किट, देन चार्ज यानी Q इज इक्वल टू एन एफ। अब 1 मोल पे इतना होता है, और इसी को किसके इक्वल बोलते हैं, 1 फैरेड के इक्वल बोलते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। तो इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, n इंटू एफ, क्योंकि 1 फैरेड के पास कितना चार्ज होता है, 96500 कोलम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, Q क्या हुआ, एन एफ हुआ, सिंपल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, अब वर्क डन क्या हो गया हमारे पास, वर्क डन आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q की जगह क्या लिखा, NF लिखा, और V की जगह क्या लिखा, E सेल लिखा सॉरी। अब देखो, ये है हमारी बेसिक इक्वेशन जहां से हम शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही स्लोली स्लोली चलूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे कैसे नर्म्स इक्वेशन डेवलप हुई, आई कैसे ये नर्म्स इक्वेशन। ये तो वर्क डन की बात थी कि वर्क डन इतना हुआ इतना हुआ, ठीक है। नर्म्स ने क्या देखा, यहां तक सब कुछ उसको पता था कि डेनियल सेल है, ऐसा ऐसा हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये बात उसको पता थी। नर्म्स ने क्या देखा, उसने देखा कि जब सिस्टम वर्क करता है, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, तो उसके पास जो जी है, जी यहाँ पे क्या है, इस डेल्टा जी को मैं कितनी बार लिख चुका हूं, तुम्हें पता ही होगा। इस डेल्टा जी को, जी का मतलब क्या है, जी यहाँ पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। और ये क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है जो यूजफुल वर्क करने के लिए काम आती है, यानी यूजफुल वर्क डन में जो एनर्जी यूज होती है सिस्टम की, उसी को जी बोलते हैं, यानी गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में 11th क्लास में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखो, जब भी सिस्टम वर्क करेगा खुद की एनर्जी यूज करके, यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात कर रहा था, खुद की एनर्जी यूज करेगा, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि खुद की एनर्जी यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आज पहला लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है, मुझे टोटल 6 लेक्चर लेने हैं। पहला लेक्चर लूंगा तो मेरे पास एनर्जी भी खूब होगी, मेरी आवाज भी पूरी क्लियर आएगी। जैसे जैसे लेक्चर लेता जाऊंगा, मान लो मैं लास्ट लेक्चर में पहुंचा 6th लेक्चर में, जब मैं 6th लेक्चर में जाऊंगा तो ना ही तो मेरे पास ये सेम एनर्जी बचेगी, ना ही मेरी वॉइस उस एनर्जी कम होने की वजह से क्लियर आएगी। तो उस वही काम कहाँ होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में होता है। सेल क्या करता है, अपनी ही एनर्जी यूज करता है काम करने के लिए, तो उसकी एनर्जी एक्चुअल में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अब जब सेल की एनर्जी कम हो रही है, इसीलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ये कॉन्सेप्ट था गिब्स फ्री एनर्जी का। मेन बात क्या थी कि अब हमें क्या करना है, तो नर्स ने क्या किया, नर्स ने जब ये देखा कि सिस्टम की एनर्जी कुछ कम हो रही है, सेल की एनर्जी कम हो रही है, तो उसने थर्मोडायनेमिक्स से कुछ इक्वेशंस उधार ली। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, W इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल्टा जी होता है। वर्क डन क्या होता है, माइनस डेल्टा जी, यानी कितना एनर्जी चेंज हुआ एक्चुअल में। क्यों, क्योंकि सिस्टम वर्क करेगा और एनर्जी डाउन होगी, यानी जब वो वर्क करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो अब हमें इसके इक्वल में क्या लिखेंगे, फिर इसका मतलब क्या हुआ, इनको इक्वेट कर दो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी को अगर इक्वल करेंगे, माइनस का डेल्टा जी, तो इस साइड मैं लिखूंगा NFE सेल, सिंपल। और फिर डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इधर ले जाएंगे, माइनस NFE सेल, ठीक है। ये है थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, सिंपल सी बात है। गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आया उसकी इक्वेशन क्या है, किसी पर्टिकुलर सेल के लिए। सिंपल सी बात है, हमें तो मैंने पूरा बता दिया कि कितना क्या होता है। अब देखो, हमें ये पता चल गया कि ये होता है डेल्टा जी क्या होगा, माइनस NFE सेल होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है।
अब बात करेंगे ये किसके लिए है, ये नॉन स्टैंडर्ड के लिए है, नॉन स्टैंडर्ड के लिए। नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए इक्वेशन क्या रहेगी, ऐसे डेल्टा जी की, डेल्टा जी के साथ रिलेशन क्या है ई सेल का, ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल का डेल्टा जी के साथ रिलेशन क्या है, वो ये है रिलेशन, ठीक है। डेल्टा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके एक्चुअल में नेगेटिवली, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी पूरी। डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव होती है, सिंपल सी बात है, इसीलिए पूरा नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन को हम किधर लेंगे, राइट हैंड साइड में लेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट करना था तो हम क्या कर रहे थे, माइनस एन एफ ई नोट सेल, अगर हम ये कर देते हैं तो ये किसके लिए इक्वेशन हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करना, डेल्टा जी कैलकुलेट करना है तो वो ऐसे कैलकुलेट होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, जब इतना हो गया अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि उसने जब ये चीजें देख ली कि डेल्टा जी तो कम हो रही है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कम हो रहा है, तो नर्स ने क्या किया, थर्मोडायनेमिक्स से एक इक्वेशन उधार ले ली, यानी वहां से इक्वेशन उठाई, वहां से रिलेशन उठाई, क्योंकि हम कहां पढ़ते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में तो पढ़ते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, अगर सिस्टम वर्क कर रहा हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तो क्या होता है, एनर्जी सिस्टम की कम होती है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो नर्स ने दिमाग लगाया, उसने सोचा क्यों ना थर्मोडायनेमिक्स से ही उधार ले लूं और फिर नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करूं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखो नर्स ने क्या किया, उसने बिल्कुल ही दिमाग लगाया और कहा कि थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन यूज करते हुए हम एक इक्वेशन दे सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का भी हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम। सिंपल सी बात उसने यही बोली। कहने का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि तीनों की तीनों ही चेंज होनी चाहिए, कंडीशन स्टैंडर्ड वाली, एक भी चेंज हो जाए, दो भी चेंज हो जाए, तब भी वो कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो जाएगी, और तब उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि नर्स ने कौन सा थर्मोडायनेमिक जो टर्म थी या जो इक्वेशन थी वो यूज की थी। तो नर्स ने इक्वेशन यूज की थी, वो क्या थी, डेल्टा जी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट, ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आरटी एलन प्लस आरटी एलन क्यू। ये इक्वेशन उन्होंने कहां से उठाई, थर्मोडायनेमिक्स से उठाई थी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस में आरटी एलन क्यू। हर एक पर्टिकुलर टर्म का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, सारा यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। चलते हैं, ठीक है। हमें पता है ये क्या होता है, गिब्स फ्री चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आर हमारा क्या है, आर होता है गैस कांस्टेंट, ठीक है, आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 8. यहां मैं सारी चीजों को लिख रहा हूं जो है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। ये आर की वैल्यू हुई। टेम्परेचर, टी यहां पे क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। दो केस बनते हैं, या तो टेम्परेचर सिर्फ 298 हो, दो केस होते हैं, पहला कि 298 केल्विन हो, दूसरा कोई भी टेम्परेचर हो, एनी टेम्परेचर, ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो, ऐसा कर लो चाहे, ठीक है। दोनों की ही बात करेंगे, दोनों के ऊपर कौन सी इक्वेशन लागू होगी वो भी बात करूंगा, दोनों पे अलग अलग नस्ट इक्वेशन होगी। जब एनी टेम्परेचर की बात करेंगे तो नॉर्मल नस्ट इक्वेशन चलेगी, और जब 298 केल्विन पे बात करेंगे तब क्या होगा, जब 298 केल्विन पे पर्टिकुलर इसी टेम्परेचर पे करेंगे तो तब मॉडिफाइड नस्ट इक्वेशन को यूज किया जाएगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। तो जितनी चीजें बोल रहा हूं सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे क्या है, एलन, एलन क्या है, नेचुरल लोगरिथम होता है। क्या होता है, नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। एलन नेचुरल लोगरिथम होता है, और ये किसके इक्वल होता है, एलन इज इक्वल टू log बेस ई के इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 2.303 log बेस 10 के इक्वल होता है,
ठीक है। ln किसके इक्वल होता है, ln log e के, ठीक है, log बेस e के, और वो किसके इक्वल होता है 2.303 log बेस 10 के इक्वल होता है। ये सारी वैल्यूज पुट करने वाले हैं हम आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बस इन चीजों को। अब जो लास्ट टर्म हमारी इसमें बचती है वो क्या है, वो है Q। Q क्या है, Q है रिएक्शन कोएफिशिएंट। इसको आपने पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। Q क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। एक्चुअल में Q क्या है, बिल्कुल ही सिमिलरली इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर होती है किसके, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, Q की, यानी रिएक्शन कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन होती है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सिमिलर होती है। सिर्फ एक ही चेंज होता है, वो क्या होता है कि इसकी कंसंट्रेशन जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम पे ही हो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन कहां पर होती है, इक्विलिब्रियम पे, लेकिन रिएक्शन कोएफिशिएंट में जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे ही हो, ठीक है। इसको भी कैलकुलेट करना बता दूंगा आगे, ठीक है। फिलहाल हम जस्ट इसको यूज कर रहे हैं। सारी चीजें मैंने लिख दी है, यहां क्या क्या है और हमें क्या यूज करना है। तो अब देखो, हमें जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, ये इक्वेशन है हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें सारी वैल्यू लिख रहा हूं। हमने पहले क्या निकाला था, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई सेल के इक्वल होता है। डेल्टा जी नोट किसके इक्वल होता है, माइनस एन एफ ई नोट सेल के इक्वल होता है, प्लस आर टी एल एन क्यू लिख दिया मैंने, सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड में इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रहा हूं, माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहा हूं। माइनस एन एफ से मैंने इसको पूरी को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। माइनस एन एफ से डिवाइड कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सेम नंबर से डिवाइड करते रहेंगे तब तक इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आना है, दोनों इक्वल रहेंगी। देखो भाई, माइनस से माइनस कटा, एनएफ से एनएफ कट गया, ऐसे ही माइनस से माइनस कटा, एनएफ से एनएफ कट गया। अब क्या बचती है हमारे पास इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस, सॉरी प्लस नहीं, इनको जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, सिंपल सी बात है, डिवाइड करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ, ठीक है। यहां क्या लिखोगे, एल एन और क्यू, सिंपल है। इस इक्वेशन को बोलते हैं नर्स्ड इक्वेशन। ये क्या है, नर्स्ड इक्वेशन एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर, यानी ये वाला केस हो गया, एनी टेम्परेचर पहला केस, एट एनी टेम्परेचर, अगर कोई भी टी की वैल्यू हो तो नर्स्ड इक्वेशन ये होगी भैया आपकी। कोई भी अगर टी की वैल्यू हो तो नर्स्ड इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे हम, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, ये तो फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है, एट टेम्परेचर इक्वल टू 298 केल्विन। अगर फिक्स है कि इतने ही टेम्परेचर पे आपको यूज करना है, तब क्या होगा, जब टेम्परेचर फिक्स है, जब टेम्परेचर फिक्स है तो मॉडिफाइड नर्स्ड इक्वेशन यूज करते हैं, और वो क्या है देखें, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ठीक है, ई नोट सेल माइनस ई नोट सेल माइनस, अब सबकी वैल्यू लिख दो यहां पे। आर की वैल्यू कितनी, 8.314, ठीक है। टी की वैल्यू यहां पे कितनी, 298, ठीक है, इनटू क्या है, एलएन, एलएन किसके इक्वल होगा भाई, जब एलएन की वैल्यू लिखोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log बेस ई, और 2.303 log बेस 10, इसका मतलब इनटू में क्या लिख दोगे, 2.303, ठीक है। डिवाइड करो किससे, एफ, एफ की वैल्यू लिख दो भाई 96,500 लिख दी। इसके डिवाइड में क्या बच जाएगा साथ में एन, इनटू में क्या बच जाएगा log बेस 10 और क्यू। ये इक्वेशन आ गई भाई। सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है, ये इक्वेशन वो है जो यूज होगी 298 केल्विन, पर्टिकुलर इसी टेम्परेचर पे अगर दिया है तो सिर्फ आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, बाकी किसी भी टेम्परेचर पे दिया तो इस इक्वेशन से आप सोल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि अगर इस पूरी इन सारे टर्म्स को या इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को अगर सोल्व कर लें तो इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, और वो फॉर्म क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस इसकी पूरे की वैल्यू क्या आएगी 0.059, 0.059 आएगी इसकी वैल्यू, और उसको डिवाइड किससे है, n बचा तो n से, यहां क्या होगा log बेस 10
और साथ में क्या है, Q रिएक्शन कोएफिशिएंट, और ये होगी आपकी मॉडिफाइड नॉन्स्ट इक्वेशन, ये आपकी क्या होगी, मॉडिफाइड नॉन्स्ट इक्वेशन। ये और ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये और ये दोनों ही इक्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप, मैंने निकाल के दिखाया आपको, पूरी नॉन्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव की है मैंने वो डेरिवेशन करके दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम क्या देखेंगे कि इस नॉन्स्ट इक्वेशन से हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पूरा एक दो एग्जांपल लेके देखेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे किसके, ई सेल को कैलकुलेट करके देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया। हमने आज क्या देख लिया, हमने देखा कि नॉन स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉन्स्ट इक्वेशन की। नॉन्स्ट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का यूज करके हमें एक इक्वेशन दी जो कि नॉन स्टैंडर्ड यानी किसी भी टेम्परेचर पे जो कैलकुलेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की उसको करके दे सकती है, और वही इक्वेशन हमारी क्या है, काम आनी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।